नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज का ये भाग 16 है और हमने पूरा जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट था, पूरा जो सिलेबस था उसको कंप्लीट कर लिया है प्रश्नों के माध्यम से। आज हम उसके आगे फिर करंट अफेयर्स कर रहे थे पॉलिटी के, ठीक है, जिसमें हमने जनवरी माह का करंट अफेयर्स देख लिया था। आज हम फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे इस पार्ट में, ठीक है। इसीलिए पूरा का वीडियो देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। हमें ट्रेडिशनल के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से जो यूपीएससी का पेपर है वो काफ़ी डायनामिक होता जा रहा है। उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा इंक्लूड होते जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए हर विषय को करंट अफेयर्स से ऐड करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी लिहाज से हमने पॉलिटी में पूरा सिलेबस कराने के बाद अब हम उसमें करंट अफेयर्स भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का भाग ये 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज के इस भाग में हम फरवरी 2020 माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ रही थी वो थी पुनर्विचार याचिका की, ठीक है। पहली जो न्यूज़ रही थी वो पुनर्विचार याचिका की रही थी। अभी चर्चा में क्यों आया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि और दूरसंचार राजस्व मामले में, किसमें, दूरसंचार राजस्व मामले में दिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए पक्षकारों द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया था। हमने जनवरी का जब 2020 का करंट अफेयर्स देखा था तो उसमें भी हमने अयोध्यावाद देखा था, ठीक है। तो उसमें जब हमने अयोध्यावाद को कंप्लीट तरीके से देखा था तो ये फिर से फरवरी माह में एक न्यूज़ रही, ठीक है, फिर से चर्चा में आया पुनर्विचार याचिका को लेकर। तो इसीलिए पुनर्विचार याचिका का जो मुद्दा था, वो जो विषय था, वो चर्चा में आया बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि और दूरसंचार राजस्व मामले को लेकर, क्योंकि इन निर्णयों पर असंतुष्टि के जरिए फिर दोबारा से पक्षकारों के द्वारा से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, इसीलिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है पुनर्विचार याचिका। तो आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति होती है। पूर्ण निर्णय में स्पष्टता का अभाव व महत्वहीन आशय क्या गौड़ त्रुटियों के कारण पुनर्विचार सुधार कर सकता है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार या अपने किसी भी निर्णय या आदेश पर, यानी पूर्व में जो निर्णय या आदेश दिया गया है उस पर फिर से पुनर्विचार करने की शक्ति होती है, अगर यदि वह उस निर्णय से, जो पूर्व में दिया गया निर्णय है, उससे संतुष्ट नहीं है या इसमें स्पष्टता का अभाव है तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबरीमाला मंदिर और राफेल विमान मामला, हमने ये कल ही देखा था जब हमने जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स देखा था। तो किस तरीके से पहले 5 जजों की पीठ बनी थी, ठीक है, फिर दोबारा से जो है वो याचिका दायर की गई थी, पुनर्विचार याचिका, फिर उसके पश्चात यह पूरा जो मामला था वो 7 जजों की पीठ को ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है। और ऐसे ही जो पुनर्विचार याचिका है वो राफेल विमान मामले में भी दायर की गई थी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये याचिका दायर कौन कर सकता है, पुनर्विचार याचिका। तो हर वह व्यक्ति जो फैसले से असंतुष्ट है वह पुनर्विचार याचिका को दायर कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ें थी। आगे देखते हैं। प्रत्येक पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय विचार नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी पुनर्विचार याचिका दायर की जाएंगी तो उन पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, क्योंकि न्यायालय का समय बहुमूल्य होता है। वैसे ही काफ़ी सारे केसेस होते हैं सुनने के लिए, ठीक है, काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं। तो इस दृष्टि से ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी पुनर्विचार याचिका हों उन सब पर ही विचार करे सर्वोच्च न्यायालय। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, और जिनका कोई महत्व होता है, कोई ठोस कारण होता है कि इसका पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो उन्हीं के संदर्भ में जो ज़्यादा ही तूल पकड़े हुए मामले होते हैं तो उन्हीं को पुनर्विचार याचिका के ज़रिए विचार किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्ण निर्णय पर भी अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो यानी जब इसका मतलब यही हुआ कि वो पुनर्विचार कर सकता है ना। जो पूर्व में निर्णय दे दिया गया है तो उस पर पूरी तरीके से टिके रहने के लिए बाध्य नहीं होता है, यानी वो अपने निर्णय में सुधार कर सकता है। पुनर्विचार याचिका निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर किए जाना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में दायरे में छूट मिल सकती है, ठीक है। तो यानी ये जो याचिका है पुनर्विचार याचिका, वो जो भी निर्णय दिया गया है, पूर्व निर्णय दिया गया है, उसके आगे आने वाले 30 दिन के भीतर, यानी लगभग 1 महीने के भीतर जो पुनर्विचार याचिका है उसको दायर किया जाना चाहिए। और विशेष परिस्थितियों में अगर कोई देरी होती है इसको दायर करने में तो उसमें छूट मिल सकती है।
यदि पुनर्विचार याचिका असफल हो जाती है तब क्या होता है, पहली बार निर्णय दे दिया गया, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो पहली बार जो निर्णय आया उसमें अगर कोई अस्पष्टता का अभाव है या उससे कोई संतुष्टि नहीं है, स्पष्ट संतुष्टि नहीं है, तो पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है, ठीक है, तो पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है। लेकिन अगर पुनर्विचार याचिका में भी उस निर्णय से संतुष्टि नहीं होती है या फिर दोबारा से जो पक्षकार है वो उसकी मांग करता है, तो उस फिर पुनर्विचार याचिका के बाद क्या दायर की जाती है, उसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन। हमने निर्भया केस के मामले में देखा था कि क्योंकि ये क्यूरेटिव पिटीशन का मामला काफ़ी चर्चा में, ये वर्ड काफ़ी चर्चा में आया था, ये पूरा विषय क्यूरेटिव पिटीशन का चर्चा में आया था निर्भया केस में, जब जो दोषी थे उनको फांसी देने के उससे पुनर्विचार याचिका के बाद जब क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई थी तब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पुनर्विचार याचिका के बाद भी दरवाज़ा खुला होता है और क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है, लेकिन इसके बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं याचिका के, ठीक है, और ये लास्ट स्टेज होता है क्यूरेटिव पिटीशन का। तो इस तरीके से ये जो पुनर्विचार याचिका है वो चर्चा में आई थी बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि और जो दूरसंचार केस था उसके मामले में ये पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसकी वजह से ये चर्चा में आया था, ठीक है। जो सेकंड न्यूज़ रही थी वो रही थी भारतीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा की, कहाँ की, हरियाणा की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, इसको क्या है, राज्य स्तरीय जो है वो दल, उसका दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया, राज्य स्तरीय दल का इसमें दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये जननायक जनता पार्टी, इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया गया था, इसीलिए यह जो है वो चर्चा में आया, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो गठन है वो 2018 में किया गया था, ठीक है, इसका गठन जो है वो कब किया गया था, तो 2018 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और किसके विभाजन के बाद, जो इंडियन नेशनल लोक दल था, यानी जो INDL था, इंडियन नेशनल INLD था, लोक दल था, उसके विभाजन के बाद इसका गठन किया गया था। अब एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, तो दल ने यदि राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कितना 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो उनको प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, किसी भी दल ने अगर राज्य का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कुल सीटों का, जितनी भी कुल सीटें हैं उसमें 3% या फिर 3 सीटें जो भी ज़्यादा अधिक हों वो प्राप्त कर ली हों। लोकसभा के आम चुनावों में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से, ठीक है, प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली हो, तो थोड़ा सा अंतर जानते चलिएगा, ठीक है। और लोकसभा विधानसभा चुनावों में दल ने कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लिया हो, तब अगर ये स्थितियां होती हैं, ये कंडीशंस पूरी होती हैं, तो किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। वहीं एक चीज़ थोड़ा सा देखने वाली ये भी है, इधर भी थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में किसको मान्यता मिलती है, यदि लोकसभा में जो कुल सीटें हैं उनका 2%, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि विधानसभा में कुल सीटें उसका 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो, और यहाँ पर क्या है, जब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता के रूप में बात आती है तो इसमें लोकसभा की सीटों में 2%, ठीक है, या फिर 11 सीटें, 2% या फिर 11 सीटें उन पर जीत हासिल करनी होती है, और ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए, ठीक है, 3 अलग अलग राज्यों से ये सीटें होनी चाहिए, तब उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक। अब इससे लाभ क्या होते हैं उम्मीदवारों को, जब राज्य स्तरीय दल का जब दर्जा मिल जाता है तो इससे लाभ क्या मिलते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं उनको दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। अगर उस दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो केवल एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत होगी, और आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण की भी जो है वो सुविधा मिलती है, और मान्यता प्राप्त दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकता है, कितने, 40 स्टार प्रचारक रख सकता है, ठीक है। तो ये लाभ मिलते हैं किसी भी दल को यदि वह राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो, ठीक। और यही लाभ राष्ट्रीय स्तर दल के दर्जे को भी मिलते हैं यदि कोई जो है वो दर्जा प्राप्त कर लेता है तो,
ठीक है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रही थी, तो वो रही थी इनर लाइन परमिट की। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि तब ये मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आया था जब सीएए था। ठीक है, तो सीएए के समय ये सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था। हालांकि देख लेते हैं कि फरवरी माह में ये चर्चा में क्यों रहा। नागालैंड सरकार ने दीमापुर को सीएए यानी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था उससे बाहर रखने के लिए इसे इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अधीन रखा था। ठीक है, नागालैंड सरकार ने दीमापुर को, ठीक है, किसको, दीमापुर को, तो यानी दीमापुर किसके अंतर्गत आता है, नागालैंड के अंतर्गत आता है। और इसे सीएए से बाहर रखने के लिए जो नागालैंड सरकार थी उसने इसे इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अधीन रखा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या होता है इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। क्या होता है, एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है बेसिकली ये। ठीक है, और ये भारतीय नागरिक को, जो भी भारतीय नागरिक होते हैं उनको देश के अंदर ही किसी भी संरक्षित, है ना, किसी भी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है, निश्चित अवधि के लिए। तो ये कीवर्ड्स थोड़े से याद रखने, एक तो ये यात्रा दस्तावेज है, ठीक है, और भारतीय नागरिकों को देश के अंदर संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है। ठीक है, यात्रा की अनुमति देता है। तो इतनी चीज़ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी है। और जो ये था, ये इनर लाइन परमिट था, इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, ठीक है, 1873 इसके आधार पर लागू किया गया था। आगे देखते हैं जो इनर लाइन परमिट व्यवस्था है उसके तहत जो संरक्षित राज्य हैं उसमें अब नागालैंड है, क्योंकि इसको हाल ही में कर दिया गया, तो नागालैंड भी ऐड हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। ठीक है, तो ये 4 तो हैं। इसके अतिरिक्त जो छठी अनुसूची में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ठीक है ना, AMTM, हमने जब अनुसूचियाँ पढ़ी थी तो उसमें ये कोड ट्रिक देखी थी, AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो ऐसे कुल अब 8 राज्य हो गए हैं जो इनर लाइन परमिट व्यवस्था के तहत आते हैं, जिसमें नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, यानी टोटल 7 राज्य हो गए, क्योंकि मिज़ोरम यहाँ पर भी है और ये जो छठी अनुसूची है यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा भी है। ठीक है, क्योंकि ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ये हम देख चुके हैं कि जो इनर लाइन परमिट है उसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया गया था। ठीक है, और ये जो अधिनियम है, ठीक है, पूर्वोत्तर के पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों, जो ये वाला जो फ्रंटियर वाला रेगुलेशन है, तो ये अधिनियम जो पूर्वोत्तर के पहाड़ी आदिवासी थे उसे ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि वे ब्रिटिश नागरिकों के संरक्षित क्षेत्रों में प्रायः घुसपैठ किया करते थे, इसीलिए ये जो फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था वो बनाया गया था। ठीक है, तो बस हमें इनर लाइन परमिट याद रखना है। तो इनर लाइन परमिट जो है वो एक तरीके से आधिकारिक दस्तावेज होता है जो भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी भी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है। ठीक है, बेसिकली ये अब इसके अंतर्गत 7 संरक्षित राज्य हैं, जिसमें नागालैंड भी है, जो छठी अनुसूची में राज्य आते हैं वो भी है, इसके साथ ही जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आ जाती है केंद्र शासित प्रदेशों के विलय की, है ना। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, और क्योंकि काफ़ी बार ये चर्चा में आए हैं यूनियन टेरिटरीज़, तो इसीलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि जो दादर नागर हवेली है और जो दमन दीव है, उन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी एक जो है वो यूटी बना दिया गया संसद के द्वारा, अधिनियम को पारित कर विधेयक को पारित कर उसके बाद ये अधिनियम बन गया। और फिर क्या कहते हैं, ये जो दादर नगर हवेली है और दमन दीव है, इन दोनों को मिलाकर एक ही यूटी जो है वो बना दिया गया। ठीक है, और ये लागू हो गया 26 जनवरी 2020 से। तो अगर सबसे पहले देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि जब तेलंगाना का भी निर्माण हो गया था, ठीक है, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन करके जब तेलंगाना बन गया था, यानी 2014 के बाद की स्थिति से देखें तो हमारे 29 राज्य और कितने 7 यूटीज़ थे। ठीक है, 29 राज्य और 7 यूटीज़ थे। फिर क्या हुआ, 370 ख़त्म हुआ, तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और यूटीज़ आ गए। तो क्या हो गया, और यहाँ से क्या हुआ, एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर कम हो गया क्योंकि इनको यूटीज़ का दर्जा दे दिया गया। तो फिर ये क्या हो गया, 28 राज्य बचे और यहाँ पर कितने हो गए, 9 यूटीज़ हो गए। ठीक है, लेकिन हालिया जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों को विलयित करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब जो स्थिति वर्तमान में वो 28 राज्य और 8 यूटीज़ की है, क्योंकि इसमें 2 जो
केंद्र शासित प्रदेश है उनको विलय करके एक ही बना दिया गया है, इसीलिए 8 यूटीज़ हो गए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें दी गई है कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार जो है वो 29 राज्य और 7 यूटीज़ थे, लेकिन फिर 370 खत्म कर दिया गया तो 28 राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाते हुए 9 यूटीज़ बन गए। और दादर नगर हवेली व दमन दीव को विलय करने के पश्चात अगर वर्तमान स्थिति देखें तो 28 राज्य और 8 यूटीज़ है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है इसमें। और अगर वर्तमान स्थिति देखें केंद्र शासित प्रदेशों की, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की, तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश गुजरात के पास पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, अरब सागर में पश्चिमी तट पर स्थित है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग सचिवालय भी हैं और दादर नगर हवेली में सिर्फ एक ही जिला है जबकि दमन दीव में 2 जिले हैं, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऐतिहासिक स्थिति की बात करें तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर लंबे समय तक किसका शासन रहा? पुर्तगालियों का शासन रहा, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों पर। 1961 से 87 तक दमन दीव गोवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था, परंतु 1987 में जब गोवा राज्य बना तो इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, तो ये वर्तमान और ऐतिहासिक दोनों स्थितियों को भी हमने देख लिया दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ रहा वो रहा राष्ट्रीय गंगा परिषद। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का कानपुर है वहाँ पर पीएम की अध्यक्षता में पहली ऐसी बैठक हुई है इसकी। ठीक है, जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है, जो नेशनल गंगा काउंसिल है, उसकी पहली बैठक हुई है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में किसकी अध्यक्षता में? पीएम की अध्यक्षता में। इस बैठक में हुआ क्या? तो गंगा के कायाकल्प के लिए सहयोगात्मक संघवाद पर अधिक बल दिया गया। इस बैठक में पीएम ने गंगा से संबंधित जो आर्थिक गतिविधियां उन पर ध्यान केंद्रित करने, साथ ही जो नमामि गंगे को अर्थ गंगा जैसे एक सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने का भी आग्रह किया। ठीक है, अब ये एनजीसी क्या है, यानी जो नेशनल गंगा काउंसिल है वो क्या है? तो उसकी स्थापना 2016 में हुई थी, लेकिन स्थापना देखिए, आप देख रहे हैं ना, स्थापना 2016 में हुई है लेकिन इसकी पहली बैठक अब जाकर हुई है। ठीक है, अब जाकर इसकी पहली बैठक हुई है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित करके इसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता पीएम के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक चीज़ इसमें और देखनी थी कि थोड़ा सा अर्थगंगा के बारे में देख लेते हैं। तो अर्थगंगा के बारे में अगर हम देखें तो जहाज रानी जो मंत्रालय है उसके अनुसार अर्थगंगा परियोजना से गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ोतरी होने के साथ साथ इसमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो जो अर्थगंगा परियोजना वो किस मंत्रालय की है? जहाज रानी मंत्रालय की है। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए जो अर्थगंगा परियोजना है वो आपको नदी विकास पर्यावरण मंत्रालय ऐसा करके दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो परियोजना है वो जहाज रानी मंत्रालय की है और इसके तहत क्या होगा? अर्थगंगा जो भी गंगा नदी के किनारे जो भी हिस्से रहेंगे, जो भी क्षेत्र रहेंगे, तो उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ोतरी देना है। और जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो रोजगार स्वतः ही बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो विकास भी होगा, क्योंकि आर्थिक और रोजगार दोनों मिलकर विकास की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। हम देख चुके हैं कि इसका गठन तो जो नेशनल गंगा काउंसिल है उसका गठन तो 2016 में हो गया था, लेकिन इसकी जो पहली बैठक है वो कानपुर में हुई थी दिसंबर 2019 में। ठीक है, अब इसमें क्या किया था कि जो नमामि गंगे परियोजना उसको अर्धगंगा जैसे एक सतत विकास मॉडल को परिवर्तित करने का आग्रह इसमें किया गया था। अर्धगंगा की अगर बात की जाए तो इस प्रक्रिया में होगा क्या कि जो कृषि है उसको टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें शून्य बजट खेती, फलदार वृक्ष लगाना, गंगा के किनारों पर जो पौध नर्सरी है उसका निर्माण करना शामिल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी गंगा नदी के किनारे के जो क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर। इन कार्यों के लिए जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं और जो पूर्व सैनिक संगठन है उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो पूर्व सैनिक संगठन हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जल से संबंधित खेलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और शिविर स्थलों के निर्माण, साइकिलिंग एवं टहलने के लिए ट्रैक आदि इन सब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और जो नदी बेसिन क्षेत्र उसमें धार्मिक एवं जो साहसिक पर्यटन जैसी जो महत्वपूर्ण पर्यटन क्षमताएं हैं उनको भी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और जब पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों की आवागमन होगा, आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो मजबूत होंगी। ठीक है ना, और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। ठीक,
पारिस्थितिकी पर्यटन और गंगा वन्यजीव संरक्षण एवं क्रूज पर्यटन आदि को प्रोत्साहन भी देने से अर्जित जो आय है वो गंगा की स्वच्छता के लिए आय की स्थायी स्रोत में सहायता मिलेगी। तो यानी जो गंगा स्वच्छता है उसको भी सहायता मिलेगी, क्योंकि क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और जो आय का स्रोत है वो बढ़ेगा, और वो स्रोत जो है वो गंगा की स्वच्छ करने में मददगार होगा। हालांकि जो वर्तमान समय चल रहा है कोविड-19 का, उसने प्रदूषण को, चाहे वो नदी प्रदूषण हो चाहे वो वायु प्रदूषण हो, उसको काफ़ी हद तक कम किया है। ठीक है, जो हमारे इसकी जो लास्ट न्यूज़ थी वो थी विधायिका में सर्वोच्च जो SC ST हैं उनके आरक्षण से संबंधित। ठीक है, SC ST के आरक्षण से संबंधित थी। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने लोकसभा तथा जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को आगामी कितने वर्षों के लिए, आगामी 10 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। कब तक? 10 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है SC ST के लिए। किसमें? SC ST के लिए। ठीक है, संविधान के द्वारा SC ST वर्ग को संसद में मिलने वाला आरक्षण जनवरी 2020 से समाप्त हो रहा था, और फिर इसीलिए इसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, और अब ये समय सीमा कितनी कर दी गई है? 2030, क्योंकि 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तो 2030 कर दिया गया। ये न्यूज़ हम देख चुके थे जब हमने संविधान संशोधन पढ़ा था, तब हम देख चुके थे ये। ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइज हो जा रही हैं। और लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 334A में के तहत SC ST वर्ग तथा 334B में आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण की जो है वो अवधि को बढ़ाने की बात की गई है। वर्ष 2009 में 95वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आरक्षण को 2020 तक बढ़ाया गया था। ठीक है, तो 95वें संविधान संशोधन के तहत ये जो आरक्षण था उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, और जो है वो 60 से 70 वर्ष इसमें कर दिया गया था, यानी जो 10 वर्ष थे उनके लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन फिर बाद में जो संविधान संशोधन हुआ और फिर इसको कर दिया गया कितना, 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक कर दिया गया, और 70 से 80 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में नामित आंग्ल भारतीय सदस्यों को अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो नामित आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं उनको। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी थी। बस कुल मिला के ये याद रखना है कि जो SC ST के लिए जो वर्ग के आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, और इसे 2030 तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी करंट अफेयर्स की फरवरी माह की, जो प्रशासन या फिर जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनसे, घटनाक्रम है उनसे संबंधित थी। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि सारा करंट अफेयर्स पढ़ना समझदारी नहीं है, क्योंकि हमें ये जब पता है कि हमें क्या पढ़ना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसे सारी चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं किया जा सकता, किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर सके। ठीक है, तो इसीलिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उन सारी चीज़ों को हमें देखना है। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है वो फरवरी माह का करंट अफेयर्स भी देखा। ऐसे ही हम मार्च और अप्रैल का भी देखेंगे, फिर पीछे जाएंगे यानी दिसंबर 2019, और फिर इस तरीके से पीछे यानी लगभग 10 से 12 महीनों का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे, ताकि जो प्रश्न है, जो भी बने प्रश्न, तो वो एक भी हमारे ना छूटे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट अफेयर को भी पूरा करते हुए जा रहे हैं ट्रेडिशनल पूरा सिलेबस के साथ, ताकि एक अच्छा सा मटेरियल, एक अच्छा सा मैटर जो है वो परीक्षा तक आपके समक्ष रहे। UPPCS का जो आवेदन करने की तिथि थी वो लॉकडाउन के चलते बढ़ा दी गई है। ठीक है, उसमें अभी जून कर दिया गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। पहले ये 21 मई तक था लास्ट डेट, अभी इसको बढ़ाकर जून कर दिया गया है। इसमें देख लीजिएगा आप लोग एक बार, पूरा उसका नोटिफिकेशन आ गया है उसके लिए, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि सभी इसके लिए, क्योंकि साइबर कैफ़ेज़ वगैरह इतना भी खुल नहीं रहे हैं, तो फॉर्म भराने के लिए काफ़ी सारी समस्याएं हो रही हैं, और सभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो सक्षम नहीं है कि वो घर से ही सारे फॉर्म्स को भरा सकें, क्योंकि उसमें जो बैंक का ड्राफ्ट है वो भी लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से तारीख बढ़ा दी गई है, अच्छी बात है ये, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भर सकेंगे, क्योंकि पोस्ट भी कम थी, तो इस समस्या के चलते काफ़ी सारे लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी का आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम उससे मोटिवेट होते हैं और आगे जाकर अच्छे कंटेंट और बेहतर एक सटीक परीक्षा की दृष्टि से जो मटेरियल है उसको प्रोवाइड कराने में हम मोटिवेट होते हैं। तो इसीलिए आपके जो कमेंट हैं, आपके लाइक शेयर्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बाकी का आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से मजबूती प्रदान करते रहिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।